और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मिल रही है हरिद्वार से, जहां पर आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित होगा कार्यक्रम। दोपहर करीब 12 बजे मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है और कार्यक्रम में शामिल श्रमिकों को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड फॉरेस्ट चीफ धनंजय मोहन ने वीआरएस ले लिया है और उनके आवेदन के 15 घंटे के अंदर उनका वीआरएस मंजूर भी कर दिया गया। धनंजय मोहन 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। धनंजय मोहन ने शुक्रवार शाम को ही वीआरएस के लिए आवेदन किया था और 15 घंटे के अंदर वीआरएस मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद में अब 1990 बैच के आईएफएस समीर सिन्हा को प्रभारी फॉरेस्ट चीफ बनाया गया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में पंचायत चुनाव होगा। 10 जुलाई को प्रथम चरण की वोटिंग होगी, तो वहीं 15 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा और 19 जुलाई को पंचायत चुनाव की काउंटिंग होगी और इसके साथ ही 25 से 28 जून तक नामांकन होंगे और 29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 जुलाई तक नाम वापसी की तारीख होगी और पंचायत चुनाव के लिए 10,529 मतदान स्थल बनाए गए हैं। की कार्यवाही 25/6/2025 से प्रारंभ होकर 4 दिन तक 28/6/2025 तक चलेगी। 3/7/2025 को प्रथम चरण का सिंबल्स का प्रतीकों का आवंटन होगा और प्रथम चरण का जो मतदान है वो 10 जुलाई को 10/7/2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से प्रारंभ होकर सायं 5 बजे तक संपादित किया जाएगा और द्वितीय चरण का जो मतदान है वो 15 जुलाई को संपन्न होगा। समय वही रहेगा, प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। 12 जिलों में 2 चरणों में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग से लेकर पॉलिटिकल पार्टी की क्या राय है और क्या तैयारी उनकी तरफ से की गई है, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायत चुनाव 10 और 15 जुलाई को 2 चरणों में होने जा रहे हैं, जिसके तहत 89 विकास खंडों और 7,499 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। प्रदेश के 12 जिलों में 66,418 पदों पर चुनाव होंगे, जिसमें से सदस्य ग्राम पंचायत के 55,587 पद, प्रधान ग्राम पंचायत के 7,499 पद और सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2,974 पद समेत सदस्य जिला पंचायत के 358 पदों पर चुनाव होने हैं। हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के कुल 66,418 पदों पर चुनाव होना है, जिसके लिए प्रदेश भर में कुल 8,276 मतदान केंद्र जबकि 10,529 मतदान स्थल बनाए गए हैं। आयोग की जनपदों के साथ 2 बार बैठक हो चुकी है। वीसी के माध्यम से भी सभी जिलाधिकारियों से बातचीत हो चुकी है। सभी जिलों के जो नोडल अधिकारी हैं और आरओ एआरओ हैं उन सबको हम प्रशिक्षण भी दे चुके हैं। इस प्रकार से सभी तैयारियां आयोग की हैं। अब नामांकन की प्रक्रिया के लिए शीघ्र तैयारी जनपद अपनी प्रारंभ कर देंगे। वहीं पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी तैयारियों को पूरा करने का दावा कर रही हैं। बीजेपी जहां फील्ड पर पर्यवेक्षक और कोऑर्डिनेटर भेजने जा रही है, वहीं सभी सीनियर लीडर्स, विधायकों, मंत्रियों की ड्यूटी भी पंचायत चुनाव में लगाई जाएगी, जबकि कांग्रेस पंचायत चुनाव पर बीजेपी को घेरते हुए जुलाई में चुनाव कराने को गलत बता रही है। ये प्रयास किया है कि पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक त्रिस्तरीय पंचायतों में भाग लें। ग्राम प्रधान का चुनाव है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है।
इसमें हम जिला पंचायत सदस्य के लिए पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा हम करेंगे। कांग्रेस ने पूरी तैयारियां की हुई हैं, हमारे प्रभारी हैं, हमारे सीनियर लीडर्स भी लगातार लोगों के संपर्क में हैं और हम लोग पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। कांग्रेस मजबूत भी हुई है, लेकिन बीजेपी ने पंचायत चुनाव की शुरुआत ही बेईमानी से की है। साफ दिखा रहा है कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है, कैसे भी करके जीतना चाहते हैं। लोकतंत्र पर इनका बिल्कुल भरोसा नहीं है और ये केवल चुनाव जीतने के लिए बेईमानी से हो कैसे हो उस तरीके से लड़ने की कोशिश करे, लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। तकरीबन 7 महीने के डीले के बाद आखिरकार पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति साफ है और आने वाले दिनों में राजनीति के अलग अलग रंग भी देखने को मिलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। मॉनसून को देखते हुए आज से केदारनाथ धाम के लिए संचालित होने वाली हेली सेवाओं को फिलहाल रोक दिया गया है। हर साल बरसात के सीजन में हेली सेवाओं को बंद किया जाता है और बरसात जब खत्म हो जाता है तो दोबारा केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं शुरू हो जाती हैं। वहीं विगत 15 जून के गौरीकुंड के जंगलोई में हुए दर्दनाक हेली हादसे के बाद से हेली सेवाओं ने एक भी उड़ान नहीं भरी थी और आज से अब डीजीसीए और यूकाडा ने मॉनसून को देखते हुए हेली सेवाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है और इस यात्रा काल में अभी तक 55,000 के करीब श्रद्धालुओं ने हेली सेवा के जरिए बाबा केदार के दर्शन किए हैं। पंद्रह जून को हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत के बाद एक भी हेलीकॉप्टर केदारनाथ नहीं पहुंचा। 15 और 16 जून को सरकार ने एहतियातन हेली सर्विस रोकी, फिर उसके बाद 5 दिन खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए। इस यात्रा सीजन में पहले फेज के लिए 22 जून तक ही बुकिंग ली गई थी और रविवार को हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली कंपनियां वापस चली जाएंगी। अब मॉनसून सीजन खत्म होने पर 15 सितंबर के बाद हेलीकॉप्टर उड़ेंगे। लाइफ के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है और इस तरह के एक्सीडेंट के प्रति जीरो टॉलरेंस रखे रहने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है और डीजीसीए भी उसी अनुरूप कार्य कर रहा है। 2 मई को केदारनाथ यात्रा शुरू होने के साथ हेलीकॉप्टर उड़ने शुरू हुए, जिसमें 14 जून तक 56,044 यात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे तो 54,209 यात्री हेलीकॉप्टर से वापस लौटे। वहीं अब मॉनसून सीजन के बाद 15 सितंबर को फिर से हेली सेवा शुरू होगी। इस बरसात के 3 महीनों में सरकार अब नए नियम बनाने, एटीएस तैयार करने, मौसम के लिए वेदर स्टेशन बनाने में जुटेगी ताकि फिर से कोई हेलीकॉप्टर क्रैश ना हो। हम समझ सकते हैं कि यात्रा का जब हमारा सेकंड फेज शुरू होगा, क्योंकि अब तो देखिए लगभग बरसात आने वाली है तो यात्रा थोड़ी धीमी होती है, उस समय हमारे पास काम के लिए वक्त रहेगा और उस समय हेली सर्विसेज भी सस्पेंडेड रहती हैं जब ज़्यादा बारिश होती है। तो उस परिस्थितियों में जो भी उनके डीजीसीए के रिकमेंडेशंस होंगी उसको यूकाडा। चारधाम यात्रा में 5 हेलीकॉप्टर हादसों और 13 लोगों की मौत से इस बार कई सवाल खड़े हुए और रविवार से सवालों में घिरी हेलीकॉप्टर कंपनियां वापस लौट जाएंगी और 15 सितंबर से जब फिर हेलीकॉप्टर उड़ेंगे तब पायलट के अनुभव से लेकर हेलीकॉप्टर उड़ाने तक के लिए नए नियम होंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और ज्यादा जानकारी के साथ में रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद जुड़ गए हैं। संदीप, जो फैसला लिया गया है उससे उन लोगों को फिलहाल थोड़ी दिक्कत हो सकती है जो कि हेली सेवा के जरिए जाते हैं केदारनाथ में दर्शन करने के लिए, लेकिन अगर देखा जाए पिछले दिनों के कुछ रिकॉर्ड उठा करके कैसे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, उस दिन 7 लोगों की मौत हो गई, तो इन सबको देखते हुए लगता है कि ये फैसला काफी सही समय पर ले लिया गया है ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके। फिलहाल कब तक रोक रहेगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि जो प्रत्येक साल होता है जब यात्रा चलती है चार धाम की, उसमें जो हेली सेवाएं होती हैं वो एक पीरियड जो फर्स्ट फेज में चलते हैं कपाट खुलने से लेकर और अभी जो 22 जून तक का ही उनका स्लॉट थे अभी तक के, और वो अभी तक आज से जो हेली सेवाएं वो बंद हो जाएंगी
और इसके बाद नेक्स्ट जो उनका सेकंड फेज होगा वो 15 सितंबर से स्टार्ट होगा। 15 सितंबर फिर से हेली सेवाएं चारों धामों के लिए चलेंगी। और खासकर केदारनाथ की बात करें तो जब से 15 जून को हादसा हुआ केदारनाथ में, हेली हादसा गौरीकुंड के ऊपर जिसमें 7 लोगों की जान गई थी, उसके बाद से एक भी हेली केदारनाथ धाम के लिए नहीं उड़े हैं। हालांकि 17 जून से यूकाडा और डीजीसीए ने अनुमति दे दी थी हेली उड़ानों की, लेकिन उसके बाद दुर्घटना को देखते काफी इस बार नकेल कसी गई है सभी हेली कंपनियों पर। और उसके बाद मौसम खराब होने के चलते लगातार 6 दिनों तक एक भी हेली सेवा नहीं उड़ पाई और लगभग 5500 के करीब जो टिकट है वो सभी कैंसिल हुए। तो कहीं ना कहीं चार धाम यात्रा की बात करें तो इस साल काफी दुर्घटनाएं हुई हैं, हेली हादसे हुए, 13 लोगों की जान गई है। और कहीं ना कहीं ये काफी क्योंकि जो हेली सेवाएं हैं, जो हेली यात्रा करते हैं जो श्रद्धालु, उनके सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं बार बार खिलवाड़ होता हुआ दिखा है। और अब कहीं ना कहीं इसमें जो डीजीसीए और यूकाडा ने काफी इसमें अब मॉनिटरिंग की जा रही है। हर डे प्रत्येक दिन इसमें मॉनिटरिंग हो रही है। और अब जब सितंबर माह 15 तारीख से फिर से हेली सेकंड फेज में शुरू होंगे फिर से उड़ान भरने के लिए, तो उस दौरान भी काफी जो नियम हो उसमें बदलाव होंगे। और कहीं ना कहीं ये इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि अब जो श्रद्धालु चारों धामों या केदारनाथ धाम हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, चाहे हेमकुंड साहिब की यात्रा करें, तो उनके सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो और ऐसी दुर्घटनाएं फिर से रिपीट न हो। जी बिल्कुल, इस तरह के हादसों को रोकने के लिए ही ये बड़ा फैसला हर साल लिया जाता है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चमोली से, जहां पर चमोली से खबर मिल रही है हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर अटला कुड़ी के पास में तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे कि वहां पर बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ सरक रहे हैं। और कोई हादसा ना हो इससे पहले ही एसडीआरएफ की टीम ने बड़े बोल्डर को तोड़कर दुर्घटना को रोकने से बचा लिया है। हेमकुंड साहिब में लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिनकी सुरक्षा में पुलिस और साथ ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और इस बार 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्तों के पहुंचने की संभावना जताई गई है। और कांवड़ यात्रा पुलिस प्रशासन तैयारियों में भी जुटा हुआ है। वहीं कांवड़ क्षेत्र को 17 सुपर जोन, 38 जोन और साथ ही 150 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें करीब 5000 से ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लेकिन 12 जिलों में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ने हरिद्वार पुलिस को कांवड़ यात्रा में परेशानी बढ़ा दी है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और दोनों प्रदेश मिलकर सहयोग से काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री यूपी के योगी जी और धामी जी द्वारा बैठक कर ली गई है और धामी जी भी कुछ दिनों में यहाँ सीसीआर टावर में बैठक लेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर और यात्रियों का पूरा स्वागत करा जाएगा। यात्रियों का जितने श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनको उनकी यात्रा जो है सहज हो, सुलभ हो, इसकी पूरा प्रयास किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि कांवड़ पटरी पे जो व्यवस्था है कराई जाएगी, लाइट की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था। और ज्यादा जानकारी के लिए रुड़की से मनोज जुयाल जुड़ गए हैं। मनोज, क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से देखी जा रही है, क्योंकि कांवड़ यात्रा हर साल होती है और फिलहाल 2 सालों से हम देख रहे हैं कि इस पर सियासत भी खूब हुई है। मैं आपको बता दूं 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और इस बार सबसे बड़ी चुनौती पुलिस और प्रशासन के लिए ये है कि जो 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं वो 10 और 15 जुलाई को होने हैं और 19 जुलाई को यहाँ पे मतगणना होगी। तो यहाँ पे जो पीक टाइम होता है कांवड़ यात्रा का, डाक कांवड़ 19 से शुरू हो जाएगी। 23 को जो महाशिवरात्रि का पर्व वो मनाया जाएगा। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुलिस ने कई बार बैठकें भी कर चुके हैं, चाहे स्थानीय लेवल पे हो, चाहे यूपी के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की हो। लेकिन एक चुनौती इस बार जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, 4 करोड़ के लगभग पहुंचने की संभावना है। और जो मात्र यहाँ पे फोर्स आप देख सकते हैं कि 5000 जो फोर्स है उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे लगाए गए। और पुलिस प्रशासन ने मांग की कि जो पैरामेडिकल जो फोर्स है उसे भी, पैरामिलिट्री जो फोर्स है उसे भी यहाँ पे बुलाया गया है और उसकी 20 बटालियन को यहाँ पे मांग की गई। लेकिन जिस तरीके से जो शिव भक्त हैं, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, तमाम सी जगह से यहाँ पे शिव भक्त आते हैं और वहां भी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पुलिस और प्रशासन जो कांवड़ यात्रा है उसको किस तरीके से शांतिपूर्ण संपन्न किया जा सकता है। लेकिन इस बार मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूंगी, जिस तरीके से जो हुड़दंगी है उन पे एक लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक जो आधार कार्ड और उनका पहचान पत्र होना जरूरी है। जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा कि किस तरीके से
हुड़दंगियों ने जो कांवड़ यात्रा है उसका माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। और पुलिस का साफ कहना है कि उन हुड़दंगियों को जो सिर्फ माहौल बिगाड़ने के लिए आते हैं उन पे खास नजर रखी जाएगी, और जो आधार कार्ड है उनकी पहचान है वो जरूर देखा जा सकता है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो 4 करोड़ लगभग यहाँ पे जो शिव भक्त आएंगे उनका आधार कार्ड पुलिस को चेक करना एक पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो हुड़दंग मचाएंगे उनको लेकर पुलिस प्रशासन जरूर लगाम कसेगी। अब देखने वाली बात ये होगी जब 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वहां से जो फोर्स है जो कांवड़ यात्रा में आना संभव नहीं है। जिस तरीके से वहां पे 10 और 15 को मतदान होना है और 19 को मतगणना होनी, तो कहीं ना कहीं पुलिस, हरिद्वार पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कांवड़ यात्रा चलती है, चाहे नहर पटरी हो चाहे हाईवे हो, और डाक कांवड़ में खासतौर पर जिस बार कांवड़िए पूरे हाईवे पे भर के चलते हैं तो रूट डाइवर्ट, और डाक कांवड़ में खास करके भीड़ ज्यादा होती है, तो ये प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनती है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार जंगल में मिली एक लाश की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया था। संपत्ति और प्रेम प्रसंग ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कोटद्वार के जंगल में मिली एक अज्ञात लाश ने पुलिस को सकते में डाल दिया था। जांच के बाद मृतक की पहचान मुरादाबाद निवासी 56 साल के रविंद्र के रूप में हुई। लेकिन इस हत्या के पीछे की कहानी ने सभी को हिलाकर रख दिया। हत्यारे कोई और नहीं बल्कि रविंद्र की 36 साल की पत्नी रीना सिंधु और उसका प्रेमी परितोष कुमार निकले। शिनाख्त करते हुए इस व्यक्ति की पहचान रविंद्र कुमार निवासी बसंत कुंज नई दिल्ली के रूप में की गई। शव बरामद करने के उपरांत इनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई और पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई हमारी पुलिस की टीम के द्वारा की गई। पुलिस पूछताछ में रीना ने कबूल किया कि उसका पति रविंद्र मुरादाबाद के रामगंगा विहार में बने 3 मंजिला मकान को बेचना चाहता था। ये मकान करीब 3 करोड़ रुपए का था, जिससे हर महीने अच्छा किराया मिलता था। रीना इस फैसले के खिलाफ थी। इसी बीच फिजियोथेरेपी के बहाने रीना की मुलाकात परितोष कुमार से हुई। दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। रीना ने परितोष को अपने पति के सामने मुंह बोला भाई बताकर घर में एंट्री दिलवाई। विवेचना में ये तथ्य प्रकाश में आए कि उक्त व्यक्ति के द्वारा दूसरी शादी की गई थी और इस व्यक्ति की जो दूसरी पत्नी थी उनके साथ मनमुटाव के कारण इनकी दूसरी पत्नी व उनके प्रेमी के द्वारा ही इनका मर्डर किया गया है। रीना और परितोष ने मिलकर रविंद्र की हत्या की साजिश रची। रीना ने पहले अपने पति को बिजनौर में शराब पिलाई। नशे की हालत में रविंद्र की हत्या कर दी गई। इसके बाद दोनों ने शव को एक एसयूवी में डाला और कोटद्वार के जंगल में ले जाकर ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने जंगल से शव बरामद किया और जांच शुरू की, जिसने इस सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश किया। सीसीटीवी व सर्वेलेंस के माध्यम से हम लोगों ने मर्डर के जितने भी एविडेंसेस हैं उनको एकत्रित किया। वह हमारी टीम्स के द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी करने के उपरांत इन दोनों को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने रीना सिंधु और परितोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। जांच में पता चला कि रविंद्र पर कर्ज का बोझ था और चेक बाउंस के कई मामले भी सामने आए थे। इसी कारण वो मकान बेचना चाहता था, जिससे पति पत्नी के बीच तनाव था। लेकिन रीना ने संपत्ति बचाने और प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए इस खौफनाक कदम को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चाहे आप स्पाइडरमैन बने या फिर सुपरमैन, सड़कों पर स्टंट दिखाने की छूट किसी को नहीं है। देहरादून की सड़कों पर रश ड्राइविंग करते हुए स्पाइडरमैन और टेडी बियर का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों गाड़ियों की छत पर हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही शराब की बोतल भी लहराते हुए दिखाई दिए। वीडियो वायरल होते ही एसएसपी देहरादून ने मामले का संज्ञान लिया और अब दोनों गाड़ियों को सीज कर दिया गया है और साथ ही दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। गाड़ियों की बोनट पर और साथ ही छत पर बैठकर स्टंट करने वालों पर अब लगातार कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है।
और बद्रीनाथ धाम में लगातार अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे कि एक बार फिर से ब्रह्मकपाल, नारद कुंड और तप्त कुंड क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है, जिससे यहां कभी भी बड़ा खतरा हो सकता है। प्रशासन ने सभी लोगों को रात में नदी किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बारिश और पिघल रहे ग्लेशियर से लगातार नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। उत्तरकाशी के केदार घाट के पास में शनिवार को एक डॉगी भागीरथी नदी की तेज धाराओं के बीच में टापू पर फंस गया। सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और फिर उस डॉगी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बारिश की वजह से नदी उफान पर है और फायर सर्विस के जवान ने तेज लहरों के बीच में जाकर रेस्क्यू कर डॉग को सुरक्षित बाहर निकाला। चमोली के तपोवन क्षेत्र में एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जब परियोजना के बैराज साइड में 2 गाय अचानक से धौली नदी के तेज बहाव में फंस गए, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने दोनों गाय का रेस्क्यू किया। ये तो खड़े खड़े चले जाएगा लग रहा है, पानी कम हो गया ना अभी। ये लोग क्यों खींच रहे हैं यार? नहीं बनेगा। चलो चला गया। दूसरे बैल को भी बचा लिया गया। और ऋषिकेश के प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही गंगा आरती में भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी अपने पूरे परिवार के साथ में गंगा आरती में उन्होंने हिस्सा लिया और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, गंगा आरती की तस्वीरें परमार्थ निकेतन से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगा आरती करते हुए और साथ ही उनके साथ में उनका परिवार भी मौजूद है। बहुत ऐतिहासिक और बहुत ही सुंदर दिन है। आज से ठीक 10 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव में यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव उन्होंने रखा कि जो भारत की प्राचीन विधा और जिसके बारे में अभी बहुत विस्तार से पूज्य स्वामी जी ने और पूज्य साध्वी जी ने बहुत डिटेल्स में जाकर सारी बातें बताई, ये विधा पूरे विश्व के काम आनी चाहिए। और चलिए आगे देखते हैं पहाड़ टॉप 10। पंचायत चुनाव के लिए चंपावत प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन ने निर्वाचन और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को पहला प्रशिक्षण दे दिया है। पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने आरक्षण में कई खामियां बताते हुए आपत्तियां दर्ज कराई हैं। हरिद्वार के भारत माता मंदिर ट्रस्ट को लेकर महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी द्वारा लगाए गए आरोप पर समाधान हो गया है। महंत रविंद्रपुरी ने कहा है कि आपसी सहमति से विवाद खत्म हो गया है। नैनीताल में युवाओं में कौशल विकास के साथ में रोजगार के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय ने ताज होटल, टाटा स्ट्राइड, इंडियन होटल कॉरपोरेशन ने एमओयू साइन किया है। कैबिनेट मंत्री और उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर में बहुउद्देशीय शिविर में लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में 2 दिनों का कुमाऊनी भाषा सम्मेलन शुरू हो गया है, जिससे कुमाऊनी भाषा के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। कॉर्बेट के आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखने के लिए कॉर्बेट प्रशासन कोशिश कर रहा है। इस क्षेत्र को कूड़ा फ्री करने की कवायद भी की जा रही है। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने योग किया।
लोगों से योग करने की अपील भी की। रुद्रप्रयाग में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों, शैक्षिक संस्थानों, स्वयंसेवी संगठन ने योगा आसन किए। चंपावत में योग दिवस पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने योग किया। यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।